अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में इस्लामाबाद से खबर आपको देते हैं। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए हुकूमती इकदामात का जायजा लिया गया। वजीर आजम ने कहा उन्हें इल्म है मुल्क में कौन इंतशार फैला रहा है। भारत पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहता है, जिसके लिए साजिशें की जा रही हैं। पूरी कौम मुत्तहिद होकर साजिश को नाकाम बना देगी। इजलास में मजीद क्या कुछ हुआ जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बताइएगा दीगर क्या कुछ बातें सामने आई वजीर आजम की जानिब से। देखें, बहुत अहम बातें आज वजीर आजम ने दो इजलासों में की हैं। पहले सियासी कमेटी का इजलास था जिसकी सदारत वजीर आजम ने की, और फिर उसके बाद तर्जुमान जो थे और जो सीनियर क़यादत है उसको भी वजीर आजम ने आज इस्लामाबाद तलब किया था। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए हुकूमती इक़दामात का जायजा लिया गया है। आज के इजलास में वज़ीर आज़म ने यह भी वाज़ेह किया है कि मुझे इल्म है कि मुल्क में कौन इंतशार फैला रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसे शिकस्त देंगे। भारत पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहता है। पूरी कौम मुत्तहिद होकर भारत की साजिश को नाकाम बनाएगी। साथ साथ इस इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हुकूमती हिकमत अमली तय की गई। जो तर्जुमानों का इजलास था उसमें आज वज़ीर आज़म ने ये वाज़ेह किया है कि कौम इदारों के साथ खड़ी है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई तनाव नहीं। फौज आईनी हदूद में रहते हुए जमहूरी हुकूमत के साथ है। अपोजिशन की तहरीक से उन्हें कोई खतरा नहीं। तर्जुमान और जो पार्टी रहनुमा है अपोजिशन के जो नेगेटिव उनका बयानिया है उसको बेनकाब करें। साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि अपोजिशन को फौज से इसलिए मसला है कि उनकी करप्शन पकड़ लेते हैं। साथ साथ आज वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों के एक अहम इजलास में एक बड़ा फैसला किया है कि सियासी महाज पर पंजाब में जो मुस्लिम नून की जो एहतजाजी सरगर्मियाँ हैं उसके लिए पंजाब हुकूमत के वज़रा को हिदायत की है कि वो फ्रंट फुट पर आकर इसका जवाब दें। वज़ीर आज़म ने आज ये भी कहा है कि मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन के करप्ट रहनुमाओं को बेनकाब करने का काम शुरू किया जाए। कोई भी पंजाब का वजीर जो है वो दिफाई नहीं। ठीक है, अहम टास्क है जो कि वज़रा को सौंप दिए गए। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के समा को दिए गए बड़े इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ को निशाने पर रखा। बोले, यकीन से कह सकता हूं कि साबिक वज़ीर आज़म के पीछे भारत है। वो फौज पर तनकीद करके फितना फैला रहे हैं। नवाज शरीफ मुजरिम है, कोई वजह नहीं कि बरतानिया उन्हें पाकिस्तान के हवाले ना करे। तो नवाज शरीफ है, ये कभी भी डेमोक्रेट नहीं था। पहले तो इनको पाला फौज ने, इसको हाथ पकड़ के मुंह पे चूसनी लगा के तो एक पॉलिटिशियन बनाया। ये तो हल्के टोकरे डीसीज के कमरे के बाहर रिश्वत देते थे। ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है। ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है, खतरनाक पाकिस्तान के खिलाफ गेम खेल रहा है। इनके पीछे 100% मैं आपको वाज़ेह कहता हूँ कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इसमें बाहर के लोगों से, बाहर के मुल्कों के लोगों से बाकायदा मिल रहा है। ये साजिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। जो नवाज शरीफ कर रहा है, ये इतना बड़ा फितना कर रहा है। इसके ऊपर गुस्सा ये है कि ये इतने बेशर्मी से झूठ बोल के गया। यही गया था मुशर्रफ से डॉक्यूमेंट और सऊदी अरेबिया से साइन करके सऊदी अरेबिया। तो इनको शर्म नहीं है झूठ बोलने में। वहाँ जाके हिंदुस्तान की अब गेम खेल रहा है, बैठ के पाकिस्तान को टैग कर रहा है। 100% पीछे से बैकिंग मिल रही है। बड़ा बुज़दिल आदमी है ये, इसके बगैर ये कुछ कर नहीं सकता। अपना पैसा बचाने के लिए ये जो मर्जी करेगा, पाकिस्तान को दौर पे लगाएगा। ये दूसरा अल्ताफ हुसैन बन गया। हम इसको वापस बुलवा रहे हैं। गुजरे जो एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए गया था, इसके लिए कोई वजह नहीं कि वो हमें इसको वापस ना भेजे। ये जो मर्जी करना चाहें, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ मेरी मेंटली तैयार। पाकिस्तान का एक फैसला कुन वक्त है। आज हम इनके ब्लैकमेलिंग के अंदर आ गए। याद रखना, हमारे आने वाली नस्लें कभी हमें माफ़ नहीं करेंगी। भारत नवाज शरीफ पर सरमायाकारी करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने भी बड़ा दावा कर दिया। कहा, कुलभूषण के मामले पर नवाज शरीफ खामोश रहे। वो हुर्रियत रहनुमाओं के बजाय अपने कारोबार के लिए मोदी से मिलते रहे। कहता है कि हमने नवाज शरीफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। अब ये मुलाकातें तो हो रही थी, इन्वेस्टमेंट की बातें तो आ रही थी। ये इन्वेस्टमेंट के बदले वो क्या कर रहे हैं इंडिया के लिए? ये एक इंटरनेशनल कोर्ट में कलभूषण के ऊपर नवाज शरीफ खामोश रहा, आप सबको पता है। कलभूषण केस में पाकिस्तान के खिलाफ जो सबूत या गवाह पेश किए जाते हैं
وہ نواز شریف کے بیانات ہوتے ہیں. جو پاکستان دشمن ممالک ہے، جو پاکستان کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتے ہیں، ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں لندن میں. مطلب جب کشمیر میں اجتماعی قبریں برآمد ہو رہی تھی، اس وقت کشمیر کے حریت رہنماؤں سے ملاقاتیں نہیں کرتے. مودی اور اپنے ذاتی بزنس مینوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، انڈین بزنس مینوں سے. سابق وزیر اعظم نواز شریف 1750 کنال سے زائد زرعی اراضی سمیت بڑی جائیداد کے مالک نکلے. 4 کمپنیز میں شیئرز اور 8 بینک اکاؤنٹس میں پاکستانی اور غیر ملکی کرنسی بھی موجود ہے. نیب نے احتساب عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں سب بتا دیا. تفصیل جانیے سہیل رشید کی رپورٹ میں. نواز شریف کی کتنی جائیدادیں، کتنے بینک اکاؤنٹس اور کتنی کمپنیوں میں شیئرز، احتساب عدالت میں جمع کرائی گئی نیب رپورٹ میں ساری تفصیلات سامنے آ گئی. نیب رپورٹ کے مطابق نواز شریف 4 کمپنیوں میں شیئرز کے مالک ہیں. محمد بخش ٹیکسٹائل ملز میں 4,67,950، حدیبیہ پیپر ملز میں 3,43,425، حدیبیہ انجینئرنگ کمپنی میں 22,213 اور اتفاق ملز میں بھی 48,606 شیئرز ہیں. سابق وزیر اعظم کے نجی بینکوں میں 3 فارن کرنسی اکاؤنٹ سمیت 8 اکاؤنٹس ہیں. 5 اکاؤنٹس میں 6,12,000 روپے، جبکہ 3 فارن کرنسی اکاؤنٹس میں 566 یورو، 698 امریکی ڈالرز اور 498 برطانوی پاؤنڈز موجود ہیں. نواز شریف اور ان کے زیر کفالت افراد لاہور، مری اور ایبٹ آباد میں جائیدادوں کے علاوہ 1,752 کنال اراضی کے مالک. مری میں بنگلہ چھانگلہ گلی، ایبٹ آباد میں 15 کنال کا مکان اور اپر مال لاہور پر جائیداد بھی شامل. لاہور کے موزہ مانک میں 936 کنال، بڈو کسانی میں 299 کنال، رائے ونڈ میں 103 کنال، سلطان کے میں 312 کنال اراضی موجود. شیخو پورہ کے موزہ منڈی عالی میں 14 کنال اور فیروز وطن میں 88 کنال اراضی کے علاوہ 3 قیمتی گاڑیاں اور 2 ٹریکٹرز بھی میاں صاحب کے نام ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں میم لیگ جتنا بولے گی شین لیگ کا بیڑا غرق کر دے گی. شریف خاندان کی ریاست کے خلاف سازشوں پر عدالتیں نوٹس لیں. مفرور شخص کو اپنے بیانات پر شرم آنا چاہیے. افواج اور ان کے ذیلی اداروں نے میزائل پروگرام اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جس ان تک محنت سے بنایا ہے وہ سب کو پتا ہے، اور جس طرح اس کی سپرویژن اور اس کی حفاظت کی ہے. ان کرپٹ اور بددیانت سابقہ حکمرانوں کو تو انہوں نے قریب بھی نہیں آنے دیا پاک افواج کے ذیلی اداروں نے کہ کہیں یہ بھی بیچ کے نہ کھا جائیں. تو ان کو شرم آنی چاہیے سلطان مفرور الدین صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، کہ انہوں نے ایٹم بم کے حوالے سے دعویٰ کیا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز ہو چکا ہے. اپوزیشن جماعتیں متحد ہیں. تاریخ کی بدترین حکومت برسر اقتدار ہے. عوام کو سڑکوں پر نکلنا ہوگا. وہ کلر سیدہ سے خطاب کر رہے تھے. خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. دوسری جانب مجھے کیوں نکالا؟ مسلم لیگ نون کے مطابق ایم پی اے جلیل شرکپوری پارٹی سے نکالنے پر پھٹ پڑے. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملنا پارٹی منشور کی خلاف ورزی نہیں. انہوں نے نواز شریف کے حالیہ بیانات کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. اگر میاں نواز شریف صاحب کو ایسی بات انہوں نے فرمائی جو میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے، اپنا اظہار رائے اس کے اوپر کر دیا، تو یہ کوئی پارٹی وائلیشن نہیں ہے. کیا یہ جو ہم ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں اس سے مہنگائی کم ہو جائے گی؟ کیا اس سے ڈالر کی قیمت صحیح ہو جائے گی؟ احتجاج کا پروگرام مر رہا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو شکل اختیار کرنا چاہ رہے ہیں کہ انتشار والی جو بات ہے قطعاً غیر مناسب ہے. ہمارے قائدین کو تھوڑا تحمل سے کام لینا چاہیے. اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے جس سے ملک کے اندر افراتفری بڑھے، انتشار بڑھے، مزید بحران پیدا ہو. پارٹی سے ایسے تو نہیں نکالا جا سکتا. کسی اختلاف رائے کے اوپر کون پارٹی سے کوئی نکال سکتا ہے؟ نہ نکالا جا سکتا ہے. اگر ایسا ہوا ہے، غیر قانونی عمل بھی ہے، غیر اخلاقی عمل بھی ہے، غیر جمہوری عمل بھی ہے. ہمارے قائد نے نعرہ دیا ہوا کہ مجھے کیوں نکالا، وہ نعرہ میں بھی یوز کر سکتا ہوں. سلطان صاحب کو ملنا کوئی غیر قانونی نہیں ہے. کس پارٹی کے ڈسپلن میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے چیف منسٹر کو نہیں ملنا اگر مخالف پارٹی کا ہے؟ پارٹی اگر عثمان بزدار صاحب کی کسی غلطی کے اوپر نو کانفیڈنس لے کے آئے گی تو میں پارٹی کے ساتھ سٹینڈ کروں گا. اگر ان کی غلطی ثابت ہو، کوئی غلطی نہیں ہوئے گی، ایویں سیاسی ماحول کے لیے ہے، تو پھر میں اپنی رائے دوسری بھی رکھ سکتا ہوں. ایک بندہ نہیں ملا پبلک میں سے جس نے میاں صاحب کے اس سخت فیصلے کو پسند کیا. الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر برائے نارکوٹکس کنٹرول اعظم سواتی، کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی اور ممبر صوبائی اسمبلی شرافت علی کو گوشواروں میں اثاثہ جات کے تضاد پر 5 اکتوبر کو طلب کر لیا. اسلام آباد سے دیکھیے ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ.
ارکان پارلیمنٹ کے اثاثوں کی چھان-بین، الیکشن کمیشن آف پاکستان ان ایکشن۔ گوشواروں میں آمدن اور اثاثوں کی تعداد پر 3 ارکان اسمبلی کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر انسداد منشیات اعظم سواتی اور کنوینر NQM خالد مقبول صدیقی کو پیش ہونے کا نوٹس بھیج دیا۔ اثاثوں کی متضاد تفصیلات پر PK2 سے ممبر خیبر پختونخوا اسمبلی شرافت علی کو بھی 5 اکتوبر کو بلا لیا گیا۔ ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی طلبی پولیٹیکل فائنانس ونگ کی جانب سے دی گئی رپورٹ پر کی گئی۔ الیکشن کمیشن کا 3 رکنی بینچ پیر کے روز سماعت کے دوران تینوں ارکان سے تضاد پر وضاحت طلب کرے گا۔ کمیشن اس سے پہلے چیئرمین PP بلاول بھٹو کو بھی طلب کر چکا ہے۔ گوشواروں میں تضاد دور ہونے پر بلاول کے خلاف کیس نمٹا دیا گیا تھا۔ ذوالقرنین اقبال، سما، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین فیسکو کے تبادلے پر لاہور ہائی کورٹ کے یک طرفہ حکم امتناع پر ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ قرار دیا ہے کہ عبوری احکامات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ ہائی کورٹ نے 1 ہفتے میں فیصلہ نہ کیا تو حکم امتناع ختم تصور ہوگا۔ ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ۔ چیئرمین فیسکو شفیق الحسن کے تبادلے پر یک طرفہ حکم امتناع کیوں دیا؟ سپریم کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کے عبوری حکم پر ناپسندیدگی کا اظہار۔ جسٹس عمر عطا بندیال کہتے ہیں اعلیٰ عدلیہ یک طرفہ حکم امتناع نہیں دیتی۔ عدالتی اختیارات کسی اصول کے تحت ہی استعمال ہو سکتے ہیں۔ پالیسی ہے کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹس کے عبوری احکامات میں مداخلت نہیں کرتی۔ مداخلت دائرہ اختیار سے تجاوز یا قانون کی سنگین خلاف ورزی پر ہی ہو سکتی ہے۔ اس کیس میں تو میڈیا پر بھی خبریں چلوائی گئیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ عدالت نے وفاقی حکومت کا موقف سنے بغیر ہی یک طرفہ حکم امتناع جاری کر دیا، جو قانون کے خلاف ہے۔ حکومت نے قانون کے مطابق چیئرمین فیسکو کا تبادلہ کیا تھا، جسے انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں لاہور ہائی کورٹ کو ہدایت کی کہ 1 ہفتے میں ٹرانسفر سے متعلق کیس کا فیصلہ کرے۔ بصورت دیگر جاری کردہ یک طرفہ حکم امتناع خارج تصور ہوگا۔ ذوالقرنین اقبال، سما، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں وفاق نے کراچی کو کون سا پیکج دیا ہے؟ ہمیں NFC سے جائز حصہ چاہیے، ہمارا حصہ مل جائے تو کام ہم خود کروا لیں گے۔ وہ لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ وفاق نے جو کراچی کا پیکج دیا ہے، کون سا پیکج دیا ہے؟ یہ جو پتہ نہیں اتنے آپ کو دیا ہے تو مجھے بتا دیں۔ پتہ نہیں سر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں نہیں آپ کا سوال، آپ کا جو سوال تھا نا، میں تھوڑا سا کراچی میں برسات ہوئی، ہسٹری میں اتنی برسات کبھی نہیں ہوئی ہے۔ کراچی کی برسات جو اگست کا مہینہ تھا، اسی رات وزیر اعظم نے مجھے فون کیا تھا 27 اگست کو، اور پھر 5 سپتمبر کو وہ تشریف لائے اور ہم نے انہیں بتایا کہ کون کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ وہ سارے پروجیکٹس اکٹھے کر کے جو آلریڈی چل رہے ہیں اور کچھ نئی کمٹمنٹس ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک پلان بنایا۔ میں کچھ شکر گزار ہوں وزیر اعظم کا کہ انہیں خیال آیا ہے کہ وہ کریں۔ MQM نے بھی 4 اکتوبر کو حیدرآباد میں سندھ حکومت کے خلاف ریلی کا اعلان کر دیا۔ حیدرآباد میں نیوز کانفرنس میں عامر خان نے کہا اب نئے صوبے کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، سندھ کو بہتر کرنا ہے تو پیپلز پارٹی سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ حسانیت آپ پھیلا رہے ہو اور نفرت کے بیج آپ بو رہے ہو۔ اب اس بات کا اعلان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب صوبے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ سرکاری نوکریاں چھیننے والی پیپلز پارٹی اپنا جشن منائے گی پرسوں۔ جعلی ڈومیسائل کے ذریعے لوگوں کے حقوق سلب کرنے والی پیپلز پارٹی جو ہے وہ جشن منائے گی پرسوں۔ سندھ کو کھنڈر میں تبدیل کرنے والی پیپلز پارٹی جشن منائے گی۔ 13 سالوں میں 13 گیلن پانی نہیں دے سکے کراچی کو، یہ اس بات کا جشن منائیں گے۔ 3000 بسوں کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اور ان کے وزیر صاحب بار بار آ کر مختلف چینلز کے اوپر اعلانات کرتے رہے۔ 13 بسیں تو دے نہیں سکے 13 سالوں میں یہ کراچی کو، یہ کیا کریں گے؟ تو سندھ کو اگر بہتر کرنا ہے تو اس پیپلز پارٹی کی حکومت سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہوگی۔ پاکستان میں زیادتی کے واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان نے وجہ بتا دی، کہا جدیدیت اور مغربیت 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ہمیں اپنے خاندانی نظام کو بچانا ہوگا۔ زیادتی کے مجرموں کو عبرتناک سزا دینے کے لیے جلد سخت قانون لانے کا بھی اعلان کیا۔ کرپٹ لوگ بلیک میل نہیں کر سکتے، فرنٹ فٹ پر جواب دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 2 ٹوک بتا دیا، کہتے ہیں اپوزیشن کی تحریک سے کوئی خطرہ نہیں،
पूरी कौम इदारों के साथ खड़ी है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, एक और जारहाना पैगाम दिया गया वज़ीर आज़म की जानिब से। देखिए, आज जो 2 मीटिंग्स हुई हैं उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़े जारहाना पैगाम दिए गए हैं, स्पेशली अपोजिशन को, और ये कहा गया है कि करप्ट लोग ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे मुझे, फ्रंट फुट पर हर चीज़ का जवाब दूंगा। साथ साथ वज़ीर आज़म ने भारत की तरफ भी इशारा किया है कि फ़ौज के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन हैं और जब पूरी कौम को मुत्तहिद होकर भारतीय साजिशों को नाकाम बनाना होगा, हुकूमत अपने इदारों का दिफा करेगी। नवाज शरीफ के बयानात भारतीय एजेंडे के मुताबिक हैं। साथ साथ वज़ीर आज़म ने ये भी कहा है कि अपोजिशन को NRO नहीं दिया जाएगा। अपोजिशन का सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि उन्हें NRO मिल जाए, ना उनको डील मिल रही है ना ढील। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर आज़म ने एक बार फिर ये वाज़े किया है कि किसी किस्म का कोई ताल्लुकात में तनाव नहीं है। फ़ौज आइनी हदूद में रहते हुए जमहूरी हुकूमत के साथ है, जबकि अपोजिशन की जो तहरीक है उससे हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। जो पंजाब के क़यादत को आज वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि दिफाई नहीं बल्कि जारहाना पॉलिसी इख्तियार करें और फ्रंट फुट पर जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उनके और भारतीय क़यादत और रहनुमाओं से ताल्लुकात को बेनकाब किया जाए। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया अब्बास। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। या मुझे पकड़ के मुझ पर तशद्दुद करना है और फिर मुझसे मनवाना है, क्या ये करना है? लेकिन अदालतों से गुजारिश है कि अगर जैसे खुर्शीद शाह साहब का केस है, साल से ज्यादा अरसा हो गया, 1 साल से ज्यादा मुद्दत हो गई, इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? ना ट्रायल हो रहा है ना इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए खुर्शीद शाह साहब को उनकी वफादारी की सजा मिल रही है। तो हमारी आला अदलिया से गुजारिश है, हाथ बांध के गुजारिश है, अदब से गुजारिश है कि ये भी देखा जाए कि आपके फैसलों के ऊपर नीचे कोई अमल दरामद भी हो रहा है कि नहीं, निचली अदालतें भी उस पर अमल दरामद कर रही हैं कि नहीं। अगर उस पर कुछ हुक्म है तो उसको भी दूर किया जाना चाहिए। और इसी तरह जब अपोजिशन ने फैसला किया कि हम जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलीज करेंगे, मियां नवाज शरीफ साहब ने 2-3 तकारीर की हैं, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने कहा, वैसे तो बहुत सारा सीख पा हुई सारी हुकूमत और जो मुग़लज़ात है वो कही जा रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कमाल बात कही कि ये मैंने इजाज़त दी कि उनकी तकरीर जो है वो ऑन एयर की जाए। तो मैं वज़ीर आज़म साहब आपसे सवाल करता हूँ, आज आपसे कौम सवाल कर रही है कि आपने किस कानून के तहत, अगर कानून नहीं था, कानून ये था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की तकरीर ऑन एयर नहीं हो सकती थी, तो आपने किस कानून के तहत उनको इजाज़त दी है? क्या बादशाहत है या फिर ये वो है जिसको आप, जिसके बारे में आप रोज जिक्र फरमाते हैं? किस कानून के तहत आपने ये उनको इजाज़त दी है? और अगर उनको इजाज़त थी, कानून उनको इजाज़त दे रहा था और बिल्कुल दे रहा है, इवन कोई कन्विक्टेड शख्स जिसको हतमी तौर पे सजा हो जाए, जिसकी अपीलें भी खत्म हो जाए, उसको भी सियासी सरगर्मी से नहीं रोका जा सकता, उसको भी वोट देने से, अपना ओपिनियन देने से, तकरीर से, लोगों को राय देने से नहीं रोका जा सकता। किस कानून के तहत पैमरा उनको रोकेगा? लेकिन अगर कानून नहीं था तो आपने किस कानून के तहत इजाज़त दी? और अगर कानून था, जो कि था, तो फिर आप रोक कैसे सकते थे? ये कैसा बोधा किस्म का इल्ज़ाम वज़ीर आज़म साहब लगा रहे हैं, इसलिए कि इनको समझ नहीं आ रही कि अब करें क्या। और हम बार बार कहते हैं कि अब इदारों के पीछे मत छुपिए। पाकिस्तान के दिफाई इदारे हम सब के हैं और हमें आपसे ज़्यादा अजीज़ हैं। पीपल्स पार्टी के साथ जो तारीख में ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो जुल्म और बर्बरियत हमारे खिलाफ हुई है, हमारी क़यादतों को शहीद कर दिया गया, हमारे कारकुनों के साथ क्या क्या नहीं किया गया। कमर जमान कायरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि APC का फैसला है कि हुकूमत को घर जाना होगा। एक तरफ ट्रोना एसपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां तो दूसरी तरफ कराची यकजहती रैली का ऐलान। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की क्या ही बात, स्कूल्स को बंद रखने के ऐलानात करने वाले वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं MQM को जवाब देना जरूरी है। 4 अक्टूबर को दिखा देंगे अवाम हमारे साथ है। रैली में SOPs पर अमल दरामद की कोशिश करेंगे। 4 अक्टूबर एक रैली हम निकालेंगे
जियाली सरकार सियासत के लिए कुछ भी करेगी। हमारी रैली जो है वो नाम ही उसका एक तो कराची यकजहती रैली है। जलसों और रैलियों के लिए कोरोना वोरोना कुछ नहीं। स्कूल खोलने की बात आए तो कोरोना है। 130 पर अमल दरामद नहीं हो रहा सही, 4 मजीद तालीमी इदारे हमने सील किए। 4 अक्टूबर को पीपल्स पार्टी ने कराची में बड़ी रैली निकालने का ऐलान कर दिया। रैली में किन बातों का ख्याल रखा जाएगा, सईद गनी ने ये भी बताया। हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि हम अगर ये रैली करें तो इसमें जो SOPs है उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें। जो बड़ा मुश्किल काम है लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश होगी। सईद गनी साहिब, आप ऐसी कौन सी कोशिश कर लेंगे जो कराची में सील किए गए 6 शादी हॉल और 100 से जायद रेस्टोरेंट मालिकान ना कर सके? हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश है। सिंध सरकार लोगों के कारोबार बंद करवाने के बजाय उन्हें भी कोशिश क्यों नहीं कर लेने देती? हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश है। क्या कोशिश वाली रियायत स्कूलों को भी नहीं मिल जानी चाहिए? कोशिश है। अगर कोशिश वाला ये पैमाना स्कूलों, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के लिए मंजूर नहीं और SOPs की खिलाफ वर्जी पर इन्हें बंद किया जाना है तो फिर रैली को किस सूरत में निकलने की इजाजत होगी? इस बात की जमानत कौन देगा कि अगर रैली में SOPs की खिलाफ वर्जी की गई तो आइंदा पीपल्स पार्टी कोरोना के खात्मे तक कोई जलसा या रैली नहीं करेगी? तो क्या कराची से कोरोना वायरस का खतरा टल गया है? यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चंद हफ्ते पहले लोगों को कोरोना से डराया करती थी। मरीजों की तादाद बता कर शहरियों को वार्निंग दी जाती थी। सुबह हो या शाम जयाले रहनुमाओं के लबों पर कोरोना का जिक्र रहा करता था। 4 मजीद तालीमी इदारे हमने सील किए और सबब यही था SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा सही। 3636 रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई, 11,000 रहते हैं। ये हौसला अफजा सूरत नहीं है। अल्लाह न करे इसमें इजाफा होता है तो हम अपने फैसलों को रिव्यू कर सकते हैं। सिंध हुकूमत किसी भी सूरत में अपने सूबे के बच्चों की सेहत पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी। पिछले 24 घंटों में 1080 लोग पॉजिटिव आए हैं, बहुत बड़ा नंबर है। 90 लाख आपके लोग इन्फेक्ट हो गए। बच्चों में भी इसका रिस्क बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और ये अलार्मिंग सिचुएशन इख्तियार कर जाएगा। रेशो बढ़ती जा रही है, अब हजारों की तादाद में हो रहा है। पूरा सूबा सिंध में लॉकडाउन होगा। आप तवातुर के साथ देखेंगे नंबर्स में बड़ा शार्प इंक्रीज आया है और ये एक लम्हा फिक्रिया है। ये सबको पता है कि खोलने की वजह से दोबारा स्पाइक आई। लाखों में मरीज है कराची में इस वक्त। मुझे तो सिर्फ तबाही नजर आती है। यकीनन नंबर जो हैं वो कुछ बढ़ेंगे। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत के अपने ही सूबे में रैली निकालने के फैसले पर सवाल उठा दिए। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के चेयरमैन काशिफ मिर्जा ने भी रैली को अवाम की जिंदगियां खतरे में डालने की कोशिश करार दे दिया। पीपल्स पार्टी का कराची में रैली निकालने का ऐलान। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने सवालात उठा दिए। वजीर तालीम लगता है अभी तक खुद जेरे तालीम है, इन्हें नहीं पता स्कूल कभी खोलते हैं कभी बंद करते हैं। या रैली किसके खिलाफ निकालना चाह रहे हैं? सिंध में रैलीज अपोजिशन जमातें तो निकाल सकती है, सिंध सरकार अपने खिलाफ रैली निकालना चाहती है क्या? कभी स्मार्ट लॉकडाउन की हिमायत करते हैं, कभी मुखालफत करते हैं। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के चेयरमैन काशिफ मिर्जा बोले, हजारों अफराद इकट्ठे हुए तो कोरोना फैलने का खतरा है। कराची समेत एक दफा फिर लहर बढ़ रही है और कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। आप कैसे पूरे पाकिस्तान को जो है वो एक खतरे में डाल सकते हैं? आप रैली निकालेंगे, रैली में SOPs का ख्याल नहीं होगा। काशिफ मिर्जा का कहना था कि एक तरफ SOPs के नाम पर स्कूल बंद कराए जा रहे हैं, दूसरी तरफ सियासी रैली निकाली जा रही है। ये तर्ज अमल अफसोसनाक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से रैली का ऐलान MQM भी हैरान है। ख्वाजा इजहार कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत में होते हुए क्यों रैली निकाल रही है? अवामी इज्तिमा में मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं। तो ज़ाहिर हुकूमत का काम है कि वो इस SOP को कैसे अमल दरामद करवाती है। हमने अपने तय अपनी रैली में भरपूर कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप अवामी रैली निकालते हैं तो SOPs को उस तरह मुमकिन नहीं है फॉलो किया जाना। इख्तियार हुकूमत के पास होता है और जिम्मेदारी हुकूमत की होती है।
हुकूमत ही रैलियों की इजाजत देती है, हुकूमत अब खुद भी रैली निकाल रही है। और अब देखना ये है हुकूमत की रैली में किस तरह एसओपी फॉलो की जाती है। कि बिलावल साहब जो टंकी ग्राउंड के ऊपर इतने वादे करके गए थे, लेकिन शर्त ये लगाई थी हमें वोट दोगे तो कराची में काम होगा वरना नहीं होगा। इनका तो कराची में कुछ भी नहीं रह गया है सिवाय टंकी ग्राउंड और 2-3 जलसे करने के, वो भी सरकारी अखराजात के ऊपर। माशाल्लाह एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हम तो अवाम को ज्यादतियों के ऊपर जगाया है और अवाम जानते हैं। पीपल्स पार्टी क्यों निकाल रही है रैली हुकूमत में होते हुए? ये क्या करने जा रहे हैं? ये कराची को क्या पैकेज दे रहे हैं? ये ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं, सेवरेज सिस्टम का एकदम से खात्मा करना, जो उबल रहे हैं गटर, क्या उनके खात्मे का ऐलान कर रहे हैं? मैं तो ये मुंतज़िर हूँ इनकी रैली में। क्या सिंध हुकूमत 800 अरब रुपए हातिम ताई की कब्र से निकाल कर लाएगी? विफाक KCR के लिए 300 अरब रुपए कहां से लाएगा? MTM रहनुमा आमिर खान ने सवालात उठा दिए। बोले लगता है कराची के लिए 1100 अरब रुपए का ऐलान भी 162 अरब के पैकेज जैसा होगा। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवा देते हैं। मैं उम्मीद लगाकर बैठा हूँ, सच्ची बात ये है, और इसलिए उम्मीद लगाता हूँ कि मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो एक ईमानदार इंसान है। लेकिन इस पूरे पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है, उस निज़ाम को जब मैं सामने रखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता। कराची सर्कुलर रेलवे वो 300 अरब रुपए वफाक देगा, वफाक कहाँ से देगा मुझे नहीं समझ में आता। जो बताया गया उसके तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी चाइनीज कंपनी के साथ। वो फर्म कहाँ है, वो कमेटी, वो कौन सी कंपनी है जिसके साथ ये आपका मुआहदा हुआ है? उसके अलावा 800 अरब रुपए जिसको सिंध क्लेम करता है, वो 800 अरब रुपए वो कहाँ से लाएंगे? कि कहाँ से, एक आसमान से एक हातिम ताई की कब्र से निकाल के लाएंगे? मेरी समझ में नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 162 अरब वाली ही कहानी 1100 अरब रुपए की भी हो जाएगी। अपोजिशन की तहरीक के रूह रवा मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर में सियासत के साथ साथ सियाहत भी कर रहे हैं। जल्द से जुलूस और रैलियों से फुर्सत मिली तो खूबसूरत वादियों की सैर को निकल जाते हैं, सेल्फियां बनवाते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इमरान अहमद नियाजी के फौरी इस्तीफे का मुतालबा करती है। अरे हम बताते हैं नहीं बल्कि दिखाते हैं कि माही किधर है, कैसा है और क्या कर रहा है। मौलाना कश्मीर की पुरफजा वादियों में चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। मैं रियासत में एक आजाद शहरी की हैसियत से जिंदा रहना चाहता हूँ। मौलाना आजादी को खुलकर एंजॉय कर रहे हैं। मौलाना साहब कश्मीर गए थे जमाती प्रोग्राम पे, वहाँ के मौसम के भी एंजॉय कर रहे हैं। इंसान तफरीह भी करता है, सियासत भी करता है, तरोताजा होकर आ रहे हैं इंशाल्लाह। रोक सकते हो तो रोक, रोक सकते हो तो रोक। नीले पीले चश्मे पहने मौलाना हरी भरी घास पर अपने चहीतों के साथ सेल्फियां बनवाने में मसरूफ हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकजी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गफूर हैदरी समा से नाराज, चमन में मीडिया से बातचीत के दौरान माइक हटवा दिया। एयरवेज साहब की बाइकआउट है? जी बिल्कुल। समा से एयरवेज साहब की बाइकआउट है? जी बिल्कुल। समा से गंदम के मुमकिना बहरान से निमटने का मिशन ECC ने रूस से 1,80,000 टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। 3 लाख टन चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स की छूट भी मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट।
सारिफीन तक गंदम के आटे और चीनी की मुनासिब कीमत पर बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का हुकूमती मिशन। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इजलास में ECC ने बड़े फैसले कर लिए। रूस से 1,80,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी। गंदम दोनों हुकूमतों के दरमियान तय शुदा मुआहदे के तहत खरीदी जाएगी। रूस से गंदम की दरामद पर किसी किस्म के टैक्स या ड्यूटी का इतलाक नहीं होगा। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से ECC को बताया गया कि इस वक्त मुल्क में गंदम के 50 लाख मैट्रिक टन ज़खायर मौजूद हैं। नए सीजन से पहले मुल्क में 15 लाख टन गंदम की किल्लत का सामना है। निजी शोबे के जरिए अब तक 4,30,000 मैट्रिक टन गंदम पहले ही बैरून मुल्क से मंगवाई जा चुकी। दिसंबर तक मजीद 11 लाख टन दरामद मुतवक्के है। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के जरिए 3,30,000 मैट्रिक टन गंदम मंगवाई जा रही है, जबकि जरूरत पड़ने पर 12 लाख मैट्रिक टन के मजीद टेंडर्स जारी किए जाएंगे। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 3 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद पर मकामी सेल्स टैक्स की छूट भी मंजूर कर ली। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। यहाँ पर तामीराती शोबे के लिए एक और बड़ी खबर। वजीर आजम के तामीराती पैकेज के तहत सीमेंट, स्टील और खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं देना होगा। स्कीम में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को 21 माह में मुकम्मल करना होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। अब सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें ही नहीं खड़ी होंगी, बल्कि तामीराती शोबा भी परवान चढ़ेगा। वजीर आजम के तामीराती पैकेज के तहत मजीद राहत देने का फैसला कर लिया गया। सीमेंट और स्टील के अलावा दीगर खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं लिया जाएगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सस्ते घरों पर 90% तक इनकम टैक्स की रियायत भी मिलेगी। जो इस स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे 31 दिसंबर 2020 तक उनको टैक्स के फ़ायदे मिलेंगे। एक तो इनको नॉर्मल रेट पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनके लिए फ़िक्स रेट बताए गए हैं जो कि डिफरेंट सिटीज़ के हवाले से और जो प्रोजेक्ट टाइप है उसके हवाले से डिफरेंट फ़िक्स रेट्स हैं। कराची में FBR हुकाम ने सिंध और बलूचिस्तान के बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वफ्द को ब्रीफिंग दी। स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों को प्रोजेक्ट के नाम से ही अकाउंट खुलवाना होगा। सरमाया इसी अकाउंट में आएगा। किसी भी सोर्स से उनके पास इनकम है, जो पैसा पे मौजूद है, वो उस पैसे को उस प्रोजेक्ट में लगा के उसकी सोर्स बताए बगैर उसको पैसे को वाइड करवा सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। तामीराती शोबे की जानिब से नए प्रोजेक्ट में मुल्क भर में तेजी से रजिस्ट्रेशन कराई जा रही है। लोग इस स्कीम से भी फायदा उठा रहे हैं, जहां स्कीम के तहत सरमाया लगाने वालों से 31 दिसंबर तक कोई पूछगछ नहीं की जा रही। अशरफ खान, समा, कराची। अहम खबर आपको दें, तलाल चौधरी की खातून MNA से झगड़े की असल कहानी सिर्फ समा पर। तलाल चौधरी पर तशद्दुद खातून MNA के बेटे को उकसाने पर हुआ। बात कर लेंगे नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, बताइएगा कि झगड़े की वजह क्या थी, असल कहानी क्या निकली? जी बिल्कुल सिदरा, असल कहानी जो नून लीग की तहकीकाती कमेटी ने दी है वो ये है कि तलाल चौधरी का अक्सर आना जाना खातून MNA के घर था, लेकिन एक बड़ी सियासी शख्सियत ने कुछ अर्सा पहले जब खातून MNA को रिश्ता ज़वाज की ऑफर की और उसकी फिर कबूलियत के बाद जो उनका बेटा है खातून MNA का, उनको तलाल चौधरी ने उकसाना शुरू किया उनकी मां के खिलाफ, और उन्हें कुछ मैसेजेस, कुछ मोबाइल डाटा जो है उस सियासी शख्सियत का उस खातून MNA के साथ जो था वो शेयर किया, उसे दिखाया, जिसके बाद जो खातून MNA का बेटा है वो घर जाकर उसी रोज जिस रात ये वाकया हुआ उस दिन के वक्त उन्होंने उस बेटे ने झगड़ा किया और कहता रहा कि आप ये शादी नहीं होगी। जब बात बढ़ी तो बेटा नाराज होकर इस हद तक वो हुआ तैश में आया कि उसका मैं खुदकुशी कर लूंगा ये कहकर वो फैसलाबाद से लाहौर आ गया। तो फिर जो खातून MNA है उन्होंने घबरा कर अपने भाई को बुलाया और भाई ने आकर शाम को फिर भांजे को फोन किया और पूछा कि तुम्हें ये किसने बताया है, ये मैसेज तुम्हें किसने शेयर किए। तो उन्होंने, उस बेटे ने तलाल चौधरी का नाम लिया, उन पर इल्जाम लगाया कि ये सब कुछ मुझे तलाल चौधरी ने बताया है। फिर इन्होंने रात को तलाल चौधरी को 2 दफा फोन किया, वो नहीं आए। फिर तीसरे फोन पे वो लेट नाइट खातून MNA के घर आए, जहां पर जब उन्हें वो जो उनका भाई है खातून MNA का, उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, वो नहीं माने। फिर उन्होंने फोन कॉल किया अपने भांजे को और स्पीकर खोलकर उन्हें सुनाया और पूछा कि तुम्हें बेटा किसने ये सब कुछ बताया। तो उन्होंने फिर तलाल चौधरी का नाम लिया।
जब ये हुआ तो फिर वहाँ पर झगड़ा हुआ और तलाल चौधरी जो है वो जख्मी हुए, फिर उनका मोबाइल और नहीं, इस झगड़े के बाद जो वीडियो सामने आई जिसमें तलाल चौधरी तंजीम साजी का जिक्र कर रहे थे, यानी कि फिर उनकी बात झूठ निकली? जी बिल्कुल सिदरा, उसमें तो कोई अब शक ही नहीं है। अब मैं जैसा बता रहा था कि जब तलाल चौधरी का मामला झगड़े तक आ गया तो उनका वीडियो भी बनाई गई और उन्हें कहा गया कि अगर आपने अब ज्यादा कोई इससे बड़े आइंदा तो ये वीडियो भी हम जो है वो वायरल कर देंगे, मीडिया को दे देंगे। तो फिर तलाल चौधरी का मोबाइल भी उधर रह गया। उसके बाद वो एक करीबी दोस्त हैं, वो भी एक सियासी शख्सियत है, उनके पास गए और कहा कि इस तरह मेरा उधर झगड़ा हुआ, मेरा मोबाइल रह गया है। फिर वो जब मोबाइल लेने आए 3-4 लोग तलाल चौधरी के साथ, तो वो खातून थोड़ा घबरा कर उन्होंने फिर 15 पे कॉल की। 15 पे कॉल की तो फिर जो पुलिस आई और जो वीडियो बनी और पुलिस वाले ने ही वो वीडियो बनाई थी और फिर मामला मजीद खुला। जब ये सारा मामला हो गया तो फिर क्योंकि दोनों अतराफ का अब पता लग चुका था तो फिर खामोशी और सुलह का ही दोनों के लिए बेहतरी थी और इसीलिए अभी तक दोनों अतराफ से कुछ सामने आकर बात नहीं कर रहा। ये रिपोर्ट जो है लीगी क़यादत को बिल्कुल लफ्ज बलफ्ज जो है वो दे दी गई है। और एक और अहम बात है सिदरा इस रिपोर्ट में कि लीगी क़यादत के कहने पर कमेटी को ये भी कहा गया है कि आप इसके रिटन शेप में हमें ना कभी दीजिएगा, कभी ना कभी ये बात इस तरह मजीद जो है वो वायरल होगी। ये जुबानी उन्होंने सब कुछ बताया है लीगी क़यादत को कमेटी, और लीगी तहकीकाती कमेटी ने ये मुकम्मल रिपोर्ट पार्टी क़यादत को पेश भी कर दी है। तफसील आपने दी नईम अशरफ भट्ट, आपका शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।